हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज मैं आपको क्लास 12 का राजनीति विज्ञान का जो पार्ट नंबर 1 था, शीत युद्ध का दौर, उसका मैं पार्ट नंबर 5 लेकर आया हूँ। तो इस पार्ट नंबर 5 में मैं आपको जो पार्ट नंबर 4 तक के जितने टॉपिक्स हो गए थे उससे आगे के टॉपिक्स कराऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है दो ध्रुवीयता की चुनौती, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता किसे कहते हैं? गुट निरपेक्षता जो है, हमारा ये गुट है, गुट निरपेक्षता का अर्थ सभी गुटों को से अपने आप को अलग रखना क्या कहलाता है? गुट निरपेक्षता कहलाता है। तो जितने भी गुट हैं, कोई भी देश अगर किसी भी गुट से अपने आप को अलग रखता है तो वो क्या कहलाता है? वो देश गुट निरपेक्ष देश कहलाता है। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों के तनाव के बीच एक एक नए नए आंदोलन क्या हो रहे थे? जन्म ले रहे थे। उनके बीच इतना तनाव बढ़ रहा था दोनों महाशक्तियों के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, कि नए नए आंदोलन जन्म ले रहे थे जो दो ध्रुवीयता में धीरे धीरे क्या हो रहे थे? देशों को अपने से अलग रखने के लिए था। इसका उद्देश्य क्या था? विश्व शांति, विश्व शांति था। तो इस जितने भी इन दोनों महाशक्तियों के बीच आंदोलन हुए, इन आंदोलन को क्या बोला गया? गुट निरपेक्ष आंदोलन बोला गया, जिनका उद्देश्य क्या था? विश्व शांति था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था? विश्व की शांति था। इसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो और भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने सफल बैठक की, जिससे क्या हुई? गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या हुआ? स्थापना हुई, मतलब कि इसका क्या हुआ? जन्म हुआ। और ये स्थापना कब हुई थी हमारी? 1956 में। 1956 में क्या हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। किस किसने की थी? यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो और भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इन तीनों ने एक बैठक की थी, जिस बैठक में क्या हुआ? इस आंदोलन की स्थापना हुई। अब इसके संस्थापक नेता कौन कौन थे? उनके नाम दे रखे हैं। पहला है जोसेफ ब्रोज टीटो, जो कहाँ से थे? यूगोस्लाविया से। जवाहरलाल नेहरू, जो कहाँ से थे? भारत से। गमाल अब्दुल नासिर, ये मिस्र से थे। सुकर्णो, इंडोनेशिया से। और एनक्रुमा, ये कहाँ से थे? घाना से। तो ये 5 नेता थे किसके? संस्थापक के, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में। अब जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1961 में कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, जिसके अंदर कितने सदस्य देश थे? 25 सदस्य देश थे। और जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां जो सम्मेलन हुआ था वो 2006 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हवाना में, जो कहाँ है? क्यूबा में स्थित है। तो ये कहाँ पर हुआ था? 2016 में हवाना में हुआ था। अब इसमें कितने सदस्य देश थे? इसके अंदर हमारे 116 सदस्य देश थे। और 15 कौन से सदस्य देश थे? पर्यवेक्षक देश। पर्यवेक्षक देश मतलब नजर रखने वाले जो देश थे, वो हमारे कितने थे? 15 थे। इसके पहले और 14वें सम्मेलन के बारे में मैंने बताया। अब गुट निरपेक्षता ना तो पृथकवाद है और ना ही क्या है? तटस्थता है। तो इसका मतलब क्या है? पृथकवाद और तटस्थता का मतलब जानते हैं। सबसे पहले पृथकतावाद का मतलब होता है, पृथकवाद का अर्थ है अपने आप को जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मामले, मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामले, उनसे बिल्कुल अपने आप को अलग करके रखना, वो क्या कहलाता है? पृथकतावाद कहलाता है। तटस्थता क्या है? तटस्थता का अर्थ है मुख्य युद्ध में शामिल न होने की नीति, मतलब सब काम करेंगे लेकिन जहाँ बात आएगी युद्ध की तो उस युद्ध में साथ नहीं देना, तो वो क्या कहलाता है? तटस्थता कहलाता है। 1787 से लेके 1914 तक अमेरिका ने पृथकवाद की नीति को अपनाई थी। उसने क्या करा था? अपने आप को सब देशों से बिल्कुल, दुनिया से बिल्कुल अलग रखा था जब अमेरिका ने इस समय पे। लेकिन गुट निरपेक्ष देशों का ये उद्देश्य नहीं है।
पृथकवाद की नीति उन्होंने क्या करी, जो गुटनिरपेक्ष देश हैं वो पृथकवाद की नीति, ना तो पृथकवाद की नीति को अपनाते हैं और ना ही तटस्थता की नीति को अपनाते हैं। अगर कुछ भी युद्ध हो रहा हो तो उस युद्ध को गुटनिरपेक्ष देश क्या चाहते हैं, उसको खत्म कराने की कोशिश करते हैं, उनके मामलों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये इनके बिल्कुल ना तो पृथकवाद होते हैं और ना ही तटस्थता होते हैं गुटनिरपेक्ष देश। तो हम क्या कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थता है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश हमेशा क्या करते थे, जो विरोधी देश होते थे उनके बीच हमेशा समझौता करवाते थे, और अगर युद्ध हो गया हो तो उस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करवाने की कोशिश भी करते थे। अब गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाने से भारत देश को क्या क्या लाभ हुए थे, तो सबसे पहला लाभ तो यही हुआ था कि क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने में स्वतंत्र हो गया था, आराम से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर ले सकता था। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर दोबारा गुलाम होने से बचा रहा, और जो नए स्वतंत्र देश हुए थे उनको भी क्या करा, उसने गुलाम होने से बचाया। भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहेगा, अगर कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ चली गई तो वो दूसरी की तरफ आसानी से जा सकता था। ऐसे में ना तो कोई उस पर भारत पर दोष जमा सकता था और ना ही कोई उसे लेकर बेफिक्र रह सकता था। तो वो मतलब एकदम बेफिक्र रहता था कि अगर एक तरफ से, एक महाशक्ति की तरफ से उसके साथ कुछ होता है तो वो दूसरी की तरफ जा सकता था, और अपने हितों मतलब कि लाभों को ध्यान में रखकर वो क्या कर सकता था, फैसले ले सकता था। इस गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के बाद ये 4 फायदे इसको भारत को हुए थे। अब भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को लेकर ना लोगों ने बहुत आलोचनाएं भी की थी। क्या क्या आलोचना की थी, आलोचकों ने कहा था कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है, इनका कोई अपना सिद्धांत नहीं है भारत का। दूसरी आलोचना ये की थी कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से क्या करता है, जो भी इम्पोर्टेंट फैसले लेने हैं, अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने हैं, उससे क्या करता है, भारत बचता है। तीसरी आलोचना ये की थी कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है। आलोचक कहते हैं कि भारत ने जो 1961 में एक युद्ध हुआ था उसके लिए सोवियत संघ से उन्होंने क्या लिए थे, हथियार मंगवाए थे। तो उस चीज को लेके आलोचकों ने कहा कि सोवियत संघ से क्या है, इसकी मित्रता की संधि है, और ये क्या करता है, जो क्या है गुटनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ है, क्योंकि क्या करी थी उसने, उससे हेल्प ली थी 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत का, उसमें हथियार मंगवाए थे सोवियत संघ से, तो उसमें हेल्प ली। तो इस बात को देखते हुए आलोचकों ने कहा कि ये तो मित्रता की संधि है इसकी सोवियत संघ के साथ, जो क्या है गुटनिरपेक्षता की नीति के क्या है, खिलाफ है। और कुछ आलोचकों ने तो ये तक कह दिए थे कि भारत क्या है, सोवियत संघ के साथ है, उसी का ही दोस्त है, उसी का ही मित्र है, बस क्या कर रहा है, गुटनिरपेक्ष होने का ढोंग कर रहा है। इसके बाद नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। ये क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकार देशों को अल्प विकसित देश यानी कि एक ऐसे देश, मतलब गरीब देश, हम इसे गरीब देश बोल सकते हैं। अल्प विकसित का मतलब है पूरी तरह से विकसित नहीं हुए, गरीब देश है का दर्जा मिला हुआ है। ये देश गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़े, कमजोर देश हैं। इनके सामने मुख्य चुनौती क्या है, आर्थिक व्यवस्था की थी। बिना आर्थिक व्यवस्था के इन देशों का दोबारा गुलाम होने का खतरा था, क्योंकि अगर इनकी आर्थिक व्यवस्था विकास ठीक नहीं है, आर्थिक विकास, व्यवस्था नहीं विकास है, तो आर्थिक विकास इनकी ठीक नहीं है, तो जिसके कारण क्या है, इनके ऊपर खतरा था दोबारा से गुलाम बनने का। तो इसी धारणा को, इसी को क्या बोला गया है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसी को हम क्या बोलेंगे, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहेंगे। इसके बाद जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये एक क्या है, रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कब हुई, 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन के नाम पर ये क्या हुई, ये रिपोर्ट छपी। अब इस रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें लिखी हुई, एक रिपोर्ट थी,
इस रिपोर्ट में इसी विकास, आर्थिक विकास से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई थी कि उनका कैसे होगा। तो वो कौन कौन सी बातें लिखी हुई थी वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात ये लिखी हुई थी कि अविकसित देशों का उनकी प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होगा। जो भी अविकसित देश हैं, जो भी गरीब देश हैं, तो उनके प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर क्या होगा, इन देशों का पूर्ण तरह से नियंत्रण होगा। इन देशों की पहुंच पश्चिम देश की बाजारों तक होगी, अर्थात पश्चिम देश तक व्यापार करेंगी। तीसरी ये थी कि पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही टेक्निक की लागत क्या होगी, इनकी कम होगी। चौथी ये थी कि अविकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में इनकी क्या होगी, भूमिका को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो हमारी जो 4 बातें हैं इस रिपोर्ट में क्या थी, लिखी हुई थी। तो ये जो हमारा जो चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, इसी टॉपिक के साथ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आज आपको जो लेक्चर नंबर 1 है शीत युद्ध का दौर, वो मैंने क्या करा दिया है, कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसके बाद हम जो लेक्चर नंबर 2 के साथ सेकंड शुरू कराऊंगा मैं इसके बाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।